अगर आप स्टूडेंट्स हैं या आपके घर में कोई भी बच्चे पढ़ाई करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आए दिन भारत में, बिहार में या अलग अलग राज्यों में जो है वो हमेशा किसी न किसी एग्जाम का पेपर लीक होते रहता है। तो उसको लेकर अभी वर्तमान में जंतर मंतर पे एक प्रदर्शन हुआ था, छात्र आंदोलन हुआ था, जिसके परिणाम क्या निकले। सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के अलावा भी संसद में बहुत कुछ हुई, कमेटी का गठन हुआ। इन सभी के बारे में बात करेंगे कि देश के छात्रों को क्या मिला, देश के युवाओं को क्या मिला, साथ ही साथ इससे संबंधित आने वाले इंट्रेंस एग्जाम या परीक्षा में कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। कितने प्रकार के विधेयक होते हैं, विधेयक को कैसे पास किया जाता है, कैसे संसद भवन में रखा जाता है, और कौन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत इन सभी को रखा जाता है और क्या अधिकार है, इसके बारे में मैं इस वीडियो में पूर्ण रूप से बात करूंगा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है वो लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ एंटी पेपर लीक बिल। जाने परीक्षा से जुड़ी खास जानकारी कि आपको ये परीक्षा में क्या जानकारी रखनी है। सबसे पहले जो विधेयक का जो विधेयक आया है उस विधेयक का पूरा नाम क्या है, तो देखिए, लोक परीक्षा यानी कि अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक। ठीक, यह क्या है? देखिए, यह कोई नया कानून नहीं है, यह ऑलरेडी 2024 में संसद से पास हुआ कानून है और यह मूल रूप से एंटी पेपर लीक कानून में किया गया एक सख्त संशोधन है। यानी कि यह कोई नया बिल नहीं है, नया ड्राफ्ट नहीं है। यह वर्ष 2024 में जब पेपर लीक हुए थे, जिसमें बिहार के नामी व्यक्ति संजीव मुखिया को आरोपी बनाया गया था, जिन्हें 2026 में अभी प्रोटेस्ट के दौरान ही उसे क्लीन चिट सीबीआई की तरफ से दे दिया गया कि उसका कोई भी पेपर लीक में योगदान नहीं है। तो उसी समय पे यह बिल लाया गया था। ठीक, आगे चलिए। पारित होने का तरीका, जो अभी संशोधन हुआ है वो किस तरीके से पारित हुआ है, तो संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के हंगामे के बीच इसे ध्वनि मत से पारित किया गया है। दो मत होते हैं, एक ध्वनि मत होता है और एक वोट देकर पारित करने का विधि होता है। तो ध्वनि मत से यह पास हुआ। यह जो बिल पास हुआ है इसके दायरे में कौन कौन एजेंसी आएंगी, कौन कौन एग्जाम आएंगे, तो देखिए, केंद्र सरकार के अधीन जितने भी एग्जाम्स होते हैं, नीट हो, एनटीए हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, या किसी भी केंद्रीय स्तर का एग्जाम हो जो कि केंद्र सरकार या केंद्र सरकार की एजेंसियां कराती हैं, उसके लिए यह जो कानून है वो उन लोगों पे लागू होगी। यह इनका दायरा है। देखिए, एनटीए, यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस, नीट, यूजीसी, जेई मेंस, यूजीसी नेट, सीयूईटी, एनडीए, सीडीएस, सीजीएल, सीएचएसएस, एमटीएस, रेलवे की सभी तकनीकी और गैर तकनीकी भर्तियां, सरकारी बैंकों की क्लर्क और पीओ की भर्तियां परीक्षाएं सम्मिलित हैं इसमें। कानून के तहत अपराध क्या माना जाएगा? देखिए, कानून अगर बना है तो कब साबित होगा कि यह अपराधी है और इस कानून के तहत इसे दोषी ठहराया जाए और सजा दिया जाए। तो 15 पॉइंट को नोटिस किया गया है। 15 पॉइंट में महत्वपूर्ण जो 10 पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूं। परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र या आंसर की को लीक करना या उसे देखना, प्रश्न पत्र लीक करने में किसी अन्य व्यक्ति या गिरोह का मदद करना, बिना अनुमति के परीक्षा केंद्र या कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश करना या छेड़छाड़ करना, परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों को अनाधिकृत रूप से मदद पहुंचाना या नकल कराना, उत्तर पुस्तिकाओं में हेरफेर करना, असेसमेंट यानी कि मूल्यांकन के समय अंकों या डेटा के साथ छेड़छाड़ करना, केंद्र सरकार द्वारा तय मानकों का उल्लंघन कर फर्जी मेरिट लिस्ट या परिणाम जारी करना, किसी उम्मीदवार के स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति, सॉल्वर या डमी कैंडिडेट को परीक्षा में बैठाना, फर्जी परीक्षा आयोजित कराना, फर्जी एडमिट कार्ड जारी करना या नियुक्ति पत्र फर्जी जारी करना, कंप्यूटर नेटवर्क या कंप्यूटर आधारित परीक्षा के सिस्टम को हैक करना। अगर इन सभी कामों को करते हुए आप पकड़े जाएंगे तो जो बिल है उस बिल के तहत आप जो है वो दोषी करार दिए जाएंगे। और दोषी करार दिए जाने के बाद इसमें सजा का क्या प्रावधान है ये समझते हैं। अगर आप सजा के प्रावधान के लिए 3 स्तरों में बांटा गया है। 3 स्तर में, पहला स्तर व्यक्तिगत स्तर पे,
दूसरा जो है वो सर्विस प्रोवाइडर के स्तर पर, और तीसरा संगठित अपराध के स्तर पे। तो सबसे पहले समझते हैं कि व्यक्तिगत स्तर पे नकल माफिया मास्टरमाइंड के लिए, जैसे कोई व्यक्ति अकेले, कोई व्यक्ति या दो व्यक्ति, चार व्यक्ति मिलके और किसी सिस्टम को हैक करता है, किसी प्रश्न पत्र को वायरल करता है, खुद को फायदे के लिए कुछ काम करता है, तो वो व्यक्तिगत स्तर पे आएगा। इसमें जेल का प्रावधान है 5 साल, और अपराध की गंभीरता को देखते हुए 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है, यानी कि न्यूनतम जो है वो 5 साल है और अधिकतम जो है वो 10 साल है। ठीक। जुर्माना कितना है? अगर दोषी पाए जाते हैं तो 50 लाख रुपए का निजी जुर्माना देना होगा, यह अगर आप व्यक्तिगत स्तर पे करते हैं तो। अगर सर्विस प्रोवाइडर के स्तर पे मैं बात करूं कि अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, जैसे कि आप जो हैं वो प्रश्न छापने वाले एजेंसी हैं, एग्जाम कराने वाले एजेंसी हैं, कंप्यूटर देने वाले एजेंसी हैं, सेंटर देने वाले एजेंसी हैं, थंब स्क्रीनिंग करने वाले एजेंसी हैं, तो अगर एजेंसी या सर्विस प्रोवाइडर जो है, अगर परीक्षा कराने वाली प्राइवेट कंपनी या आईटी फर्म धांधली करते हुए पकड़ी जाती है तो उसमें क्या जुर्माना है? यदि परीक्षा कराने वाली बाहरी एजेंसी जैसे टीसीएस या कोई अन्य आईटी फर्म लापरवाही या मिलीभगत में दोषी पाई जाती है तो उसे 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा। प्रतिबंध: ऐसी दोषी एजेंसियों को 8 साल के लिए किसी भी सरकारी परीक्षा को आयोजित कराने के लिए पूर्ण रूप से ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा और खर्च की वसूली भी की जाएगी। परीक्षा रद्द होने पर दोबारा परीक्षा कराने का जितना भी वित्तीय खर्च आएगा वह पूरा पैसा दोषी एजेंसी की संपत्ति कुर्क करके दी जाएगी। और तीसरा संगठित अपराध, यानी कि कोई गैंग है, कोई एक समूह है, कोई इंस्टीट्यूट है, कोई कॉलेज है, कोई व्यक्ति है जो कि एक संगठित करके अपराध कर रहा है, पेपर लीक कराने में सहयोग कर रहा है या पेपर लीक कर रहा है, उसके लिए अलग प्रावधान है। इसमें क्या प्रावधान है? इसमें जेल का प्रावधान है। परीक्षा माफिया या सिंडिकेट चलाने वाले को 10 साल की सजा, अनिवार्य जेल की सजा होगी। जुर्माना: ऐसे गिरोह को न्यूनतम 10 करोड़ का भारी भरकम जुर्माना लगाया जाएगा। और संपत्ति की जब्ती: अपराधियों को अवैध तरीके से कमाई की गई संपत्ति को कुर्क और जब्त करने का अधिकार जांच एजेंसियों को होगा। ये तो हो गया कि जो एजेंसी या व्यक्ति पेपर को लीक करता है या लीक करने में सहयोग करता है उनको, लेकिन इसकी जवाबदेही भी तो होनी चाहिए, क्योंकि कोई एजेंसी अगर काम कर रही है तो कोई व्यक्ति या कोई एजेंसी या कोई संगठित अपराध कैसे कर सकता है? तो उसके लिए जो है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट का स्थापना किया गया है। आप देखे होंगे कि पहले दिन नरेंद्र मोदी जी ने इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाया था जिसका 400 मिलियन व्यूज गया था। उसमें उन्होंने इस बात को कहा था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्दी से जल्दी इस घटना को या जो भी एजेंसी, जो भी पेपर लीक होते हैं उसके घटना को देखकर और उससे जुड़े मुकदमे को जल्दी से जल्दी निपटारा किया जाएगा और एक तय समय सीमा पर फैसला सुनाई जाएगी। ठीक। उच्च स्तरीय जांच की जाएगी। पुलिस उपाधीक्षक या सहायक पुलिस आयुक्त को वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा जांच की जाएगी ताकि जांच में कोई ढिलाई ना रह सके। शीर्ष अधिकारियों को जवाबदेही होगा, जैसे जो भी एजेंसी एग्जाम करवा रही है या जिस भी जैसे यूपीएससी हो गया या एसएससी हो गया, उसके बस वरिष्ठ अधिकारियों का जो है वो जवाबदेही तय करनी होगी और उन्हें तलब करना होगा। उसके बाद देखिए, संसद में इस पर विवाद क्यों हुआ था? संसद में इस पे विवाद इसलिए हुआ था कि विपक्ष का कहना था कि आप सिर्फ ये कर रहे हैं कि पेपर लीक हो जाएगा तो हम ये जुर्माना लगाएंगे, ये ब्लॉक करेंगे और इस तरीके से काम करेंगे। आप कोई ऐसा व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं कि पेपर ही लीक ना हो, पेपर ना लीक हो, बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ें और अपने मेहनत का परिणाम प्राप्त करें और जो उस योग्य है वो उस परीक्षा को पास करें और अपने भविष्य को संवारें। तो उसके लिए जो है विपक्ष ने वॉकआउट किया और साझा, ये विपक्ष का कहना है कि सिर्फ साझा बढ़ा रही है लेकिन रूट लेवल यानी कि मुख्य कमियों को दूर नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक की जुड़ी जड़ें गहरी हैं, भ्रष्टाचार, भर्ती प्रक्रिया की खामियां, पारदर्शिता की कमी, सिस्टम की कमजोरियां शामिल है। विपक्ष ने सदन में वॉकआउट किया और पूरी शिक्षा प्रणाली को पुनः गठित करने की मांग की। सरकार का पक्ष क्या है? सरकार ने कहा कि पहले जो 2024 में जो भी कानून था
उसमें सजा का प्रावधान या पैसों का वसूली जो है वो कम था, इसके वजह से अपराधी जो है वो अपराध करते थे। इसको मैंने ज्यादा कर दिया, सजा को दोगुना और पैसे के जो जुर्माना जो है उसको 3 गुना या 4 गुना मैंने कर दिया है, जिससे अपराधियों में खौफ रहेगी। उसके अलावा परीक्षा को कैसे कंडक्ट किया जाए, रूट लेवल तक भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए परीक्षा में एक एक यहाँ पर समिति का गठन किया गया है, नंदन लीलेकणी समिति। इस समिति को देश की परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित, पारदर्शी और पेपर लिफ्ट बनाने के निर्देश में ऐतिहासिक कदम सरकार की तरफ से बताया गया है। समिति का गठन जो है वो जुलाई 2026 में 26 जुलाई 2026 को केंद्र सरकार द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय 6 सदस्यीय समिति टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसका मुख्य फोकस क्या है, परीक्षाओं के आयोजन का टेम्पर प्रूफ बनाना, यानी कि वो लीक ना हो सके, डिजिटल, सुरक्षित और भरोसेमंद परीक्षा प्रणाली विकसित करना, पेपर लीक, नकल, धांधली और अन्य गड़बड़ियों को पूरी तरीके से रोक लगाना। मुख्य उद्देश्य भारत की परीक्षा प्रणाली में तकनीक का अधिकतम उपयोग कर गड़बड़ियों को रोकना और उसे पूरी तरह सुधारना है। यह जो है नंदन नीलेकणी जो है वो इंफोसिस के सह संस्थापक को फाउंडर हैं और आधार के पूर्व प्रमुख भी रह चुके हैं, तो इन्हें डिजिटल के बारे में जानकारी बहुत ज्यादा है। इसरो के पूर्व अध्यक्ष को भी इस समिति में रखा गया है। तो आने वाले दिनों में आपको एक ऐसा सिस्टम जनरेट होने वाला है, अगर ये समिति अच्छे तरीके से काम करती है तो ये अपने रिपोर्ट को सरकार को सौंपेगी। अगर सरकार को बेहतर लगेगा तो वो इस रिपोर्ट के आधार पर नया कानून बनाकर और शिक्षा प्रणाली नहीं बल्कि एग्जाम पैटर्न को या एग्जाम प्रणाली को बेहतर करेंगे। साथ ही साथ देखिए, अब हम आपको एक पॉलिटी से संबंधित एक टॉपिक में बता रहा हूं, जो कि इस पूरे घटनाक्रम में आपको देखने को मिला है। भारत में कोई भी बिल, विधेयक, कानून कब बनता है, जब लोकसभा राज्यसभा से पास होकर राष्ट्रपति की मंजूरी मिल पाता है। यह प्रक्रिया जो है वो लिखित प्रस्ताव से शुरू होती है। तो कोई भी सोच, सरकार की सोच या युवा की सोच, जनता की सोच कैसे कानून में कन्वर्ट होता है, तो उसके लिए ये सारे चीज मैंने आपको बनाया है। मसौदा तैयार करना यानी कि मैंने एक चीज सोचा कि इस तरीके से होना चाहिए या इसमें ये सजा का प्रावधान होना चाहिए, वो जो मैं सोचा और सोच के रफ मैंने बनाया उसे ड्राफ्ट कहते हैं। ठीक, प्रस्ताव को तैयार करना ड्राफ्ट किया जाता है और ड्राफ्ट को जो है वो संसद में पेश किया जाता है। संसद में कहाँ पे पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है या लोकसभा में भी पेश किया जा सकता है। दोनों में से कहीं पर भी पेश किया जा सकता है, कहीं पे भी कोई भी पहले पेश किया जा सकता है। लेकिन एक अपवाद है कि इसमें धन विधेयक जो होगा वह सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। धन विधेयक के अलावा और जितने भी प्रस्ताव हैं, ड्राफ्ट हैं, वो लोकसभा में पहले या राज्यसभा में पहले पेश किए जा सकते हैं। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि विधेयक कितने प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पे आ ही गया, सदनों में चर्चा की जाती है और मतदान की जाती है। जो भी ड्राफ्ट तैयार हुए हैं उस पर चर्चा की जाती है। अगर उसमें कोई कमी हो पक्ष के तरफ से, विपक्ष के तरफ से, तो वह सुझाव सरकार को दिया जाता है। सरकार उस पर विचार करती है और अगर जोड़ने लायक होता है तो उसमें जोड़ा जाता है और हटाने लायक रहता है तो उसको हटाया जाता है। तीन स्तर पे इसमें चर्चा होती है और चर्चा के बाद मतदान होता है और मतदान के बाद यह जो है वह पास होता है। लोकसभा में या राज्यसभा में पास होने के बाद दोनों सदनों में पास होते हैं और उसके बाद जो है वह राष्ट्रपति के पास जाते हैं। देखिए दूसरे सदन में भी भेजा जाता है, यानी लोकसभा में अगर पास हो गया तो इसको राज्यसभा में भेजा जाएगा और राज्यसभा में पास हो गया तो लोकसभा में भेजा जाएगा। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कौन से बिल को राज्यसभा में भेजने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में मैं आगे चर्चा करता हूं। अंतिम स्वीकृति, दोनों सदनों से पास होने के बाद बिल डिजिटल संसद के माध्यम से राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाता है और जैसे ही राष्ट्रपति इस पे सिग्नेचर कर देते हैं तब तो वह बिल एक पूर्ण कानून या अधिनियम बन जाता है। अब यहाँ पर देखिए, भारतीय संसद में मुख्य रूप से 4 प्रकार के विधायी बिल यानी कि विधेयक पेश किए जाते हैं। आप सोचते होंगे कि कितने प्रकार के विधेयक हैं जो कि पेश किए जाते हैं, तो 4 प्रकार के हैं। पहला कौन है, साधारण विधेयक। दूसरा कौन है, धन विधेयक। तीसरा जो है वो संविधान संशोधन विधेयक, यह सबसे महत्वपूर्ण विधेयक है।
और चौथा जो है वो वित्त विधेयक है। पहला की मैं बात करूं कि साधारण विधेयक क्या है, तो ये अनुच्छेद 107 और 108 में इसकी चर्चा की गई है। यह विधेयक वित्तीय मामलों को छोड़कर, वित्त से संबंधित मामलों को छोड़कर सभी सामान्य प्रशासनिक और नीतिगत मामलों से संबंधित होते हैं। इसमें आपको जो अभी नीट पेपर लीक के लिए जो पेपर आया है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक, इसकी प्रक्रिया क्या है, इसे संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। इसे कोई मंत्री सरकारी विधेयक या कोई अन्य सांसद निजी विधेयक पेश कर सकता है, यानी कि मंत्री या सांसद कोई भी पेश कर सकता है। इसको पास करने के लिए बहुमत कितना होना चाहिए, इसे पास करने के लिए साधारण बहुमत चाहिए। साधारण बहुमत कहने का मतलब कि अगर 50 व्यक्ति उस संसद में उपस्थित हैं तो लगभग 25 सांसद यानी कि 50% से अधिक, यानी कि 25 सांसद से अधिक अगर उपस्थित वोट दे दिए तो ये पास हो जाएगा। इसकी विशेषता क्या है, यदि दोनों सदनों के बीच इस विधेयक को लेकर गतिरोध पैदा हो जाए तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। राज्यसभा इसे अधिकतम 6 महीने तक रोक सकता है। मान लीजिए कि कोई विधेयक है जो कि लोकसभा में पास हो गया लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो रहा है, तो दोनों के बीच में बातचीत करने के लिए और इस विधेयक को पास करने के लिए राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के सांसद को और लोकसभा के सांसद को एक साथ बुलाकर चर्चा करेंगे इसे पास कराने के लिए, या ये अधिकतम 6 महीने तक राज्यसभा रोक सकती है, उसके बाद इसे पास करना ही होगा। दूसरा विधेयक जो है वो धन विधेयक है। ये अनुच्छेद 110 के अंतर्गत इसकी चर्चा की गई है। यह विधेयक पूरी तरीके से देश के वित्तीय मामले जैसे कि नए टैक्स लगाने, टैक्स हटाने, सरकारी खर्च या देश की संचित निधि से धन निकालने से संबंधित होता है। इसकी प्रक्रिया क्या है, इसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, इसे राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता है। ठीक, राज्यसभा में इसको पेश नहीं किया जाता है। इसे पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति अनिवार्य है, यानी कि इसे पेश करने से पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेना पड़ता है, तभी इसे पेश किया जाता है लोकसभा में। बहुमत, लोकसभा में इसे पास कराने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। इसकी क्या विशेषता है, विशेषता यह है कि राज्यसभा के पास इस विधेयक को लेकर बहुत सीमित शक्तियां हैं। राज्यसभा ना तो इसे खारिज कर सकती है और ना ही इसमें कोई बदलाव कर सकती है। वह इसे अधिकतम जो है वो 14 दिन तक अपने पास होल्ड करके यानी कि रोक कर रख सकती है, उसके बाद यह स्वतः जो है वो राज्यसभा से पास हो जाता है। इसमें संयुक्त बैठक की कोई प्रावधान नहीं है, राष्ट्रपति इसमें संयुक्त बैठक नहीं बुलाते हैं। तीसरा विधेयक जो है वो वित्तीय विधेयक है। वित्तीय विधेयक दो प्रकार के होते हैं, एक वित्तीय विधेयक 1 और वित्तीय विधेयक 2। यह विधेयक में वित्तीय मामलों से जुड़ा होता है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे सामान्य कानूनी प्रावधान भी शामिल होते हैं जो अनुच्छेद 110 धन विधेयक के दायरे में नहीं आते हैं। इसकी प्रक्रिया क्या है, वित्तीय विधेयक 1 को धन विधेयक की तरह केवल लोकसभा में और राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पेश किया जाता है, लेकिन वित्तीय विधेयक 2 को किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, लोकसभा में या राज्यसभा में। बहुमत, दोनों सदनों में इसे पास कराने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है और इसकी मुख्य विशेषता यह है कि इसे पास करने की बाकी प्रक्रिया साधारण विधेयक की तरह ही होती है, यानी कि दोनों सदनों में मंजूरी अनिवार्य है और गतिरोध होने पर राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। अगला जो बात है वो है संविधान संशोधन विधेयक। यह जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है और इसे पास करने में पक्ष के सरकार को बहुत ही मेहनत करना पड़ता है या बहुत ही बहुमत की जरूरत होती है या करेक्ट होना चाहिए वो संविधान जो कि पेश किया जाता है। यह विधेयक देश के संविधान के किसी भी हिस्से या नियम में बदलाव करने के, नए प्रावधान जोड़ने या पुराने प्रावधान को हटाने के लिए लाया जाता है। इसकी प्रक्रिया क्या है, इसे संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। इसे पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। बहुमत, इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि सदन की कुल संख्या का 50% से अधिक का समर्थन चाहिए। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 होना चाहिए।
यानी कि सदन का जो है लोकसभा का 543 सीटें हैं, तो 543 में लगभग 50% जनसंख्या उपस्थित होनी चाहिए और 50% का 2/3 वोट जो है वो मिलना चाहिए। इसकी विशेषता क्या है? इस विधेयक का दोनों सदन से अलग अलग पास होना अनिवार्य है। इसमें संयुक्त बैठक की कोई प्रावधान नहीं है। इसमें राष्ट्रपति जो है वो संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते हैं। दोनों सदन में लोकसभा में अलग पास होना चाहिए और राज्यसभा में अलग पास होना चाहिए। यदि संशोधन देश के संघीय ढांचे जैसे कि केंद्र राज्य संबंध को प्रभावित करता है, तो संसद से पास होने के बाद देश के कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से भी इसे साधारण बहुमत से पास कराना जरूरी होता है। राष्ट्रपति इस विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते, उन्हें इस पर हस्ताक्षर करने ही पड़ते हैं। जब राज्यसभा और लोकसभा से यह बिल पास हो जाता है तो राष्ट्रपति इसे रोक कर नहीं रख सकते हैं या इसे रिटर्न नहीं कर सकते हैं, इस पर हस्ताक्षर करना वो बाध्य हो जाते हैं। अब आपके लिए एक मैं प्रश्न छोड़ जाता हूं, परीक्षा सुधार टास्क फोर्स का गठन कब किया गया तथा इसमें कुल कितने सदस्य हैं? इसके बारे में आप जितना जानते हैं वो कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन है आपके पास 26 जुलाई 2026 और सदस्यों की संख्या 6। ऑप्शन बी है 25 जुलाई 2026, सदस्यों की संख्या 5। ऑप्शन सी 27 जुलाई 2026, सदस्यों की संख्या 7। ऑप्शन डी 28 जुलाई 2026, सदस्यों की संख्या 8। आपको इसका आंसर बताना है और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।